अली नवाज अमान साहब, वैसे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में आपकी शान में कसीदा पढ़ रहे हैं और शायद बायन राज ऐसे ही है, क्या आप लोग खुद को ही एनआरओ दिए आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, पहले मैं क्लियर कर दूं, मुनीब आपने जो मुनीब साहब की बात की थी और मैंने लाइटर नोट में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, मेरा भी नाम मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, तो मैं दोनों के शान में मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। मैंने कहा जो फहद चौधरी और मुनीब भाई का आपस में बहुत मोहब्बत है। अच्छा, उस पैराई में मैंने बात की थी फवाद चौधरी साहब की। वाह वाह वाह, अच्छा चले आप स्पिन करें, साइड इशू जो है वो वैसे ही उसने एंट्री डाल दी है ना, वो काम खाई। अब वो मैं क्या करूं, उसको कुछ चीजें होती हैं जो हो जाती है, अंडू हो नहीं सकती। अच्छा भाईजान, आप जरा इस पे आ जाएं। जी सर। तीसरा, और वो जब उनकी फोटो छपी थी ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो किसी ने नीचे लिखा था कि मुबारक को चांद नजर आ गया। अब ये फाद भाई ने सेकंड अब ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता जी। अली नवाज अमान साहब, ये आपको एनआरओ दिए आ रहे हैं, इसमें कहाँ है एनआरओ, ये बताइए। देखिए बात सुने, जब 6 अक्टूबर से आप उसको लागू कर रहे हैं तो तासुर ये है कि जितनी पुरानी अभी पिछले आपके दौर की जो कोई, अब देखें आपने एक आटा चीनी स्कैम है, चीनी के ऊपर रिपोर्ट बनी, फलानी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट बनी, दवाइयों का एक इशू है, इस दौरान कोई भी अगर मामला हुआ है उसके ऊपर तो ये अप्लाई नहीं करेंगे। मुनीब भाई बड़ी मजेदार बात है। चले तो पहले जो पुराना नैब ऑर्डिनेंस आया था उसमें बहुत सारी चीज़ें इबाम में आ गई थी और आपने देखा कई केसेस के अंदर उस नैब ऑर्डिनेंस को ले जाके जब उसके ऊपर प्ली किया गया, उसके ऊपर शायद अपने मौक़िफ़ को प्लान किया गया और उसे कहा कि मुझे इससे रिलीफ मिले, तो अदालतों ने वो केस सुनने, वो इबाम दूर किए गए। और जितनी भी आपने बात की चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, ये क्या वो स्कैंडल हैं जो आप लोगों ने, मीडिया ने, ऑपोजिशन ने सरफेस किए हैं? इनमें से कोई ऐसा स्कैंडल नहीं जो इस जगह सरफेस हुआ। ये वो सारे एक्शंस हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद लिए थे, उसके ऊपर कमीशंस बैठाए थे, उसके ऊपर उनकी रिपोर्ट, इवन जो पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं होती थी, पब्लिश की गई थी। और उसके बाद जो जो डिपार्टमेंट, अगर वो FBI से रिलेटेड था, FBI को रेफर कर दिया गया, जो FIA से रिलेटेड था FIA को कर दिया गया, जिसकी तहकीकात नैब ने करनी थी, नैब में किसी के ऊपर मिट्टी नहीं डाली गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्कैंडल पहले ये आते थे ये जो चीनी वाला स्कैंडल था, ये आपने किसको भेजा है? चीनी वाला जो मामला था, ऑब्वियसली एक कमीशन FIA, और आप कहते हैं ये नैब के उसमें नहीं आता क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी आ जाती है ना, किसने अलाउ किया कि एक्सपोर्ट कर दे। फिर यही बात है, देखिए अब जब बात ये है कि पाकिस्तान से चीनी पहली दफा एक्सपोर्ट हुई, क्या पाकिस्तान से जो गंदम है पहली दफा एक्सपोर्ट हुई? क्या किसी फर्दे वाहिद का ये डिसीजन था? बिल्कुल फर्दे वाहिद का डिसीजन नहीं था। बस रिपोर्ट के अंदर आपने पढ़ी थी ना, क्या क्या लिखा हुआ था? अब देखें उसमें चीजें क्या हैं कि ऑल ऑफ अ सडन दो तरफ काम हो रहा था। एक तरफ आपका जो काश्तकार है उसको पैसे नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ इस मुल्क में ये कहा जा रहा था कि हमारे पास बहुत सारी चीनी मौजूद है और जो उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक मौजूद थी, और इसको हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। जो पहले इसे होता रहा था और उस पर सब्सिडी दी जाती थी, 27.5 अरब रुपया पिछली गवर्नमेंट्स में उसके ऊपर सब्सिडी दी गई। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा। उसको फेडरल लेवल पे रजिस्ट किया गया और उसे प्रोविंसेस को कहा गया कि आप अपने अपने फैसले खुद करें। और उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि भाईजान ये चीनी आपको जब अलाउ किया गया, जब एक्सपोर्ट हुई, तो क्या इस पाकिस्तान के अंदर किसी दिन भी कहीं आपने ये सुना कि चीनी नहीं है, पर चीनी के रेट ऊपर जाने लग गए? बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन, मैं इसके ऊपर तो डिबेट अभी कर भी नहीं रहा ना कि वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ठीक था या गलत था। मेरा सवाल यह है कि जब आप ये ऑर्डिनेंस तरमीम इसके अंदर ले आते हैं, देखिए कुछ बातें हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आपने ये कह दिया कि जी बेल के इख्तियार जब दिया है आपने ट्रायल कोर्ट को, तो श्योरिटी बॉन्ड कितने का होगा, बेल बॉन्ड कितने का होगा, वो अदालत तय करेगी। पहले ये था कि जितना रेफरेंस है उसके मुताबिक एग्जैक्ट वही अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, ये अभाम दूर हो गया। लेकिन कुछ मामलात में आपने ये कह दिया है कि जी जितने पुराने केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो भी पहले नैब ही भुगताएगा, जो पुराने केसेस को मुदारबा के या फ्रॉड के केसेस थे वो भी नैब ही भुगताएगा। उससे तासुर ये मिल रहा है कि नैब के आप ऑपोजिशन को रगड़ रहे हैं। अपने लिए आपने एक डेट रख दी है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर के बाद कोई बात आएगी तो देखी जाएगी, इससे पहले तो कोई भी मामला अगर आपके दौर में ऐसा है जिसका नैब कॉग्निजेंस ले सकता है वो नहीं लेगा। अब मेरी बात समझिएगा, क्या इस मुल्क में नैब के अलावा कोई इदारा नहीं जो अब जो केस चल रहा है आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, वो नैब में तो नहीं चल रहा, वो तो FIA में चल रहा है, जो आपके उनके जाली अकाउंट्स वाला केस है। तो क्या इसके अंदर तरीके इंसाफ की कोई
बात करके का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जिस इदारे ने इसके ऊपर तहकीक की हुई है, जिस इदारे ने इसके ऊपर मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे किए हुए हैं, ऑल ऑफ अ सडन अगर आप ये कर देंगे तो होगा ये कि अगले दिन सबकी बेलें हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं ये प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। यहाँ तो आपको पता है शहबाज शरीफ वाले केस में 109 शायद गवाह हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 15 के गवाह रजिस्टर क्या कहते हैं उसको, आप अदालती जबान में कहते हैं कि दर्ज हुए हैं या उन्होंने अपने लिखवा दिए। वो तो वही तो ऑपोजिशन कह रही है ना कि आपने सारा कुछ किया है, आप मनी लॉन्ड्रिंग भी दोबारा नैब के चक्कर में ले गए हैं, नैब के पास ले गए हैं, यानी कि सारा जितना काम ऑपोजिशन का है वो आपने नैब को सपोर्ट कर दिया। अपना आप का कुछ ऐसा नहीं है जो शुरू होगा। आप देखो उन्होंने पूरे पिछले 10 साल में नैब के अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आए। उन्होंने नैब के अंदर अपने मतलब के चेयरमैन जरूर लगवाए, अमेंडमेंट जरूर की। क्या नैब लॉ चेंज किया? नैब लॉ चेंज नहीं किया। अगर आप ये कहते हैं कोई नैब लॉ अगर नहीं लॉ चेंज किया तो मुझे नैब से मसला क्या है? ना जस्टिस इकबाल साहब को हमने लगाया था, ये भी दोनों की मुशावरत से लगे थे। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब तो मसला ये हो रहा है कि नैब काम करने लग गई थी। ठीक है, नैब काम करने लगी, अब उन्हें कंटिन्यू आप करवा रहे हैं। अब उन्हें कंटिन्यू आप करवा रहे हैं ना चेयरमैन नैब को। जारी बात है तरमीम आप बिल्कुल। हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हम ये चाहते हैं कि जो बीच में देखें नैब का जो लॉ है पुराना, उसके अंदर जो उसका तरीकाकार रखा गया है कि आज नैब चेयरमैन फारिग हो जाते हैं, मतलब अपने रिटायर हो जाते हैं, जब तक नया नैब चेयरमैन नहीं आएगा सारी चीजें स्टैंड स्टिल के ऊपर चली जाएंगी। क्या आप ये चाहते हैं? कंसेंसस नहीं होगा। हाँ वो ठीक। अच्छा चले, अब आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मियां जावेद लतीफ साहब, बात ये है तो ये मामला कानूनी, लेकिन बकौल अली नवाज अवान साहब के तमाम इदारे काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद को कोई एनआरओ नहीं दिया। आप लोगों को क्यों लगता है कि अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं? 6 अक्टूबर डेट जरूर है, कोई इंक्वायरी अगर नैब समझेगा इस काबिल है तो वो शुरू कर देगा, अदरवाइज फिर अल्लाह के वाले। मुनीब, मैंने तो ये गुस्ताखी की नहीं है कि नैब जो है वो गलत काम कर रही है या हुकूमत वक्त गलत काम कर रही है। मैं तो ये कहने की अगर इजाज़त दे दे तो जसारत करने लगा हूँ कि जिस तरह हुकूमत अच्छा काम कर रही है उसी तरह नैब भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और जिस तरह हुकूमत वेंटिलेटर पे है इसी तरह नैब भी उतनी देर वेंटिलेटर पर रहेगी जब तक ये हुकूमत है। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं ये तो गुस्ताखी नहीं कर सकता कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे की बात को गलत कहूँ, मगर मेरी जो इतनी इजाज़त है फ़ाहद हुसैन साहब की तरफ से कि जो बात उन्होंने कही है कि नून लीग के दौर में भी मुआहिदा हुआ था, ये बात दुरुस्त है। मगर और पार्लियामेंट में फ़ाहद हुसैन साहब से अदब से ये अपील ज़रूर करूँगा कि इनकी बात में ज़्यादा वज़न होगा कि ये ज़रूर ये कहें कि सानिया मॉडल टाउन पर JIT बनी थी और आज तक सानिया मॉडल टाउन ख़त्म नहीं हो सका। 6 दफ़ा धरने जो दिए गए, इस पर भी JIT बन सकती है। इसमें भी जो हैं वो दर्जनों लोगों की शहादतें हुई हैं, इस पर भी JIT बननी चाहिए। और जहां तक तल्लक है, बिल्कुल सर आपकी बात, हाँ यार नैब ऑर्डिनेंस पे आ जाए सर, तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस पे मैं उस पे ये अर्ज करने लगा हूं कि देखें मनीब, 2 चीज़ें हैं। आप खुद उनको कह चुके कि आप अपने आप को खुद ही NRO दे रहे हो, मतलब इस पे किसी बंदे को लबकुशाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कब से उस ऑर्डिनेंस का नफाज चाहते हो, और पिछला दौर जो जितना भी है उसमें रगड़ा जिनको दिलवाना चाहते हो वो भी दिया जा रहा है। फिर मैं ये जो बात कहता हूँ कि नैब एक इनका हथियार है हुकूमत को चलाने का, अपोजिशन से इंतकाम लेने का। फिर जब ये मैं बात कहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने अपनी अपील दायर की और उसमें जो गुजारिशात हमने पेश की वो वही हैं जो शौकत सदीकी साहब ने अपनी अपील में जुडिशल काउंसिल को दी, सुप्रीम कोर्ट में पेश की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या एक शख्स के लिए कानून ही चेंज कर देते हो, वो गलत है, वो कभी कौमी मफाद में नहीं होता। लेकिन मियां साहब जरा इस बात का जवाब दे दें सर, गुस्ताखी में कथा कलामी होगी सर, ये जरा इसका जवाब दे दें। अली नवाज अवान साहब कहते हैं जी सारे इदारे काम कर रहे हैं, वो चीनी का मामला हो, वो आटे का मसला हो, वो दवाइयों का मामला हो, चले कम से कम 2 बड़े इश्यूज हैं,
चीनी का मामला है, आटे का मामला है, शायद पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी। अगर इन तमाम मामलात के अंदर कोई भी कोई ऐसा है जिसके ऊपर इल्जाम है और वो जिम्मेदार है, तो इदारे अपना काम कर रहे हैं, और अगर नैब को जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेगा। वाह मुनीब फरूक साहब, आप इतने सादा नहीं हैं जितने सादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा मुनीब फरूक साहब के 3.5 सालों में, मुनीब फरूक साहब 3.5 सालों में नैब ने कोई ऐसा चश्मा पहना हुआ है जो ना अद्वियात स्कैंडल इनको नजर आए, ना मालम जप्पा नजर आए, ना हेलीकॉप्टर स्कैंडल नजर आए, ना वहाँ की मेट्रो नजर आए पेशावर की। पाकिस्तान के 3.5 सालों में फरिश्तों की हुकूमत बन गई कि आपको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही मासवाए इसके कि जिसको इमरान खान साहब पसंद ना फरमाएं, ठीक है, वो नैब जो है रातों रात वहां पहुंच जाए, रातों रात ऑर्डिनेंस भी आप लेकर आ जाएं अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह पाकिस्तान में पहले कोई हुकूमत आई है? इस तरह तो परवेज मुशर्रफ का दौर भी नहीं था भाई, चले इस तरह तो जियाउल हक ने भी नहीं किया था जो ये कर रहे हैं। आपने 2 अलकाबाद से नवाज दिया कि इतनी बुरी तो जियाउल हक साहब के दौर में भी मामलात नहीं थे और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मामलात नहीं थे। फवाद हुसैन साहब, मोटी बात ये है कि आसिफ जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज शरीफ साहब हों, सारों के केसेस चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। हुकूमत ने एक कट ऑफ डेट रख दी है 6 अक्टूबर। अली नवाज वान साहब का आर्गूमेंट आपने सुन लिया कि जी अगर मामलात हैं तो इदारे अपना काम कर रहे हैं, अगर नैब ने लेनी होगी कॉग्निजेंस ले लेगी। नहीं देखिए, मोटी बात आप कर रहे हैं ना, तो मोटी बात कर लेते हैं। देखिए इशू ये है कि हमेशा से हमारे यहाँ वन साइड अकाउंटेबिलिटी रही है, हमेशा से 90 की दहाई से मैं चला जाता हूँ जब पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी अपनी बारियां ले रहे थे, और वो जो एक सिलसिला है, वो जो एक हमारी रिवायत है, वो माशाल्लाह चलती आ रही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हमारा ये ख्याल था कि शायद इस बारी वाकई में अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, वो नहीं हो रहा। नैब जिस तरीके से काम करी हम सबको नजर आ रहा है। अच्छा, अभी हम उस पर ये बात कर सकते हैं जी उन्होंने क्या सही किया, उस कानून में क्या गलत है, लेकिन इशू ये देखिए, जब कल को अगर जब पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी, मुझे नहीं पता कब नहीं होगी, हो सकता है 2028 तक इनकी गवर्नमेंट हो सकता है 2033 तक गवर्नमेंट हो सकता है 2038 तक गवर्नमेंट हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब नहीं होगी तो ये लॉ नहीं रहेगा, ये सीधी बात है। ये ऑर्डिनेंस के जरिए आया है, ऑर्डिनेंस की एक लिमिट होती है, ऑपोजिशन ने इसको मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया हुआ है। कल को नंबर्स जोड़ तोड़ के लॉ बन भी जाए, जब ये गवर्नमेंट नहीं होगी कोई और गवर्नमेंट आएगी, लॉ चेंज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इशू लॉ चेंज करने का नहीं है, इशू ये कि क्या पाकिस्तान में कभी किसी वक्त हमारी जिंदगी में ऐसा एहतसाब हो सकता है जिस पर हम सब अग्री करें? इस वक्त मुझे होता नजर नहीं आ रहा।